जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर के जनक या पितामह। तो कंप्यूटर के जनक या पितामह चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि यूके यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे। बात करते हैं परिभाषा की। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आए? चलिए अब अगला देखते हैं। कंप्यूटर का मेन काम होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो जैसे आपने लिखा, मुझे ताजमहल के बारे में बताओ। तो कंप्यूटर थोड़ी देर इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यानी कि हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने पर कंप्यूटर उसको थोड़ी देर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो हमें प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, और जो चीज़ हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाटा। यानी कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में सर्च करते हैं या कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ हमें देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, डाटा जो होता है वो कच्चा तत्व होता है, इंफॉर्मेशन पक्का तत्व होता है। ठीक है, यानी कि अब इस बात को याद रखिएगा कि जो भी चीज़ हम सर्च करेंगे वो डाटा कहलाता है, और जो भी चीज़ कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद हमें दिखाता है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। और एक बात, डाटा इनपुट होता है, यानी कि हम इस चीज़ को कंप्यूटर में पुट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ होती है हम सर्च करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा सर्च करते हैं, तो वो चीज़ हम कंप्यूटर में पुट करते हैं। और कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ हमें स्क्रीन पर या प्रिंटर के माध्यम से जो भी चीज़ आउट हमें बाहर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ईडीपी कहलाता है। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईडीपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए अभी देखा हमने कि डाटा जो हम प्रोवाइड कर रहे थे कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा था और हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है, यानी कि जो भी डाटा देते थे हमने पढ़ा था वो इनपुट होता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस जो है कंप्यूटर में कहाँ पे होती है? तो प्रोसेस कंप्यूटर में सीपीयू में होती है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस में सीपीयू वाले भाग में होती है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग और हृदय भी कहते हैं। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग और हृदय भी कहते हैं। और देखिए, सीपीयू के जो तीन मुख्य भाग होते हैं उसमें होता है एएलयू, सीयू और एमयू। जो एएलयू होता है, कंप्यूटर जब भी कोई प्रोसेस करता है तो वो एएलयू में होता है। सीयू उसे कंट्रोल करता है, जब प्रोसेस हो रही होती है तो उस प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? सीयू उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है कि इसमें कोई गलतियां ना हो। और एमयू उसे सेव करता है। जब भी हम मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी चीज़, कोई पीडीएफ, कोई गाना या कुछ भी सेव करते हैं तो वो एमयू यानी मेमोरी यूनिट में जाके सेव होता है। इसलिए इसे स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्टोरेज भी कहते हैं। सीपीयू के अन्य नाम, सीपीयू के और किस नाम से जाना जाता है सीपीयू को? तो इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसको माइक्रो चिप भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एएलयू जो सीपीयू के भाग हैं।
एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। अभी हमने देखा कि एएलयू क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये इसे कंट्रोल करता है। और एमयू ये इसे सेव करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये क्या काम करता है? इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल क्या करता है? सिग्नल को नियंत्रित करता है, यानी कि प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है? मेमोरी यूनिट में चीज़ें स्टोर होती हैं। तो क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोर करना। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? आउटपुट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आउटपुट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये क्या काम करता है? उसको स्टोर करता है। जैसे हम अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ें स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो मेमोरी यूनिट में जाके सेव होती है। अब बात करते हैं डाटा की। जो भी चीज़ हम डाटा मतलब जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं, आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे हम जो भी चीज़ें सर्च करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? डाटा कहलाती है। और डाटा ही इनपुट कहलाता है। ये डाटा कितने तरीके का होता है? हम किस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं? तो डाटा दो तरीके का होता है, या तो न्यूमेरिक डाटा होगा या तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा। अच्छा, न्यूमेरिक डाटा जिसमें सिर्फ नंबर्स की बात होगी, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर होते हैं, अगर इस तरह का डाटा सर्च हो रहा है तो उसको नंबर्स को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। जैसे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर क्या होता है? एक न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक डाटा की बात करें तो जिसमें क्या होता है? नंबर्स के साथ साथ ए बी सी डी से में से कोई भी अक्षर हो, या एट द रेट लगा हो, या स्टार हो, हैज हो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे घर का पता। घर के पते में क्या होता है? नंबर्स भी होते हैं, स्लैश भी होता है, नाम भी होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं। देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक, कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो पहला पॉइंट है हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, ये देखते हैं। तो इस चार्ट को आपको पूरा याद कर लेना है, क्योंकि इस चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को आपको याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले क्या है, इस तरफ आपको पूरी पीढ़ी दी हुई है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। उसमें किस तरह के हार्डवेयर यूज हुए हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं, और कौन सी मेमोरी यूज हुई है, और इसकी स्पीड क्या थी कंप्यूटर की, और उस समय क्या क्या प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, इसको एक एक करके हम देखते हैं। जैसे पहली पीढ़ी की बात करते हैं, जो 1942 से लेकर 1955 तक थी। ठीक है, पहली पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक चली। हार्डवेयर के रूप में इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो हार्डवेयर के रूप में इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। सॉफ्टवेयर में एमएल यानी कि मशीन लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। जो मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी भाषा, उसका उपयोग हुआ था। ठीक है, मेमोरी में पंच कार्ड का यूज होता था, और गति उस समय मिली सेकेंड्स में थी, बहुत स्लो थी। उस समय इसकी गति क्या थी? मिली सेकेंड्स में थी। और उस समय जो कंप्यूटर प्रयोग में आते थे वो थे एनियाक और एडविक। ये दो कंप्यूटर थे, एनियाक और एडविक, जो 1942 से 55 के बीच में प्रथम पीढ़ी में यूज में आए थे। ठीक है, चलिए दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी शुरू हुई थी 1956 से लेकर 1964 तक। ठीक है, 1956 से लेकर 1964 तक। इसमें हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ठीक, हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। और सॉफ्टवेयर में अब असेंबली भाषा, एल मतलब असेंबली भाषा का यूज होने लगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में असेंबली भाषा का यूज होने लगा। मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा। मेमोरी में मैग्नेटिक टेप का यूज होने लगा। और गति अब मिली से बढ़ के माइक्रो सेकेंड में हो गई। तो इसकी स्पीड अब बढ़ चुकी थी। और इस समय जो प्रयोग में आए वो कोबॉल और फोर्ट्रैन लैंग्वेज थी। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया, तो द्वितीय पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब पूछा जाता है तो प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। चलिए बात करते हैं तीसरी पीढ़ी का। ठीक है, तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर 1975 तक थी। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का उपयोग किया गया।
तो इसमें हार्डवेयर में किसका यूज होने लगा, आईसी का यूज होने लगा। और सॉफ्टवेयर में टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा। ठीक है, टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का यूज। और मेमोरी में मैग्नेटिक टेप की जगह मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा। मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा। और गति अब माइक्रो से बढ़ के नैनो सेकेंड्स में हो गई थी। ठीक है, गति अब बढ़ के नैनो सेकेंड्स में हो गई थी। और इसमें प्रयोग में यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, रैम और रोम का प्रयोग होना चालू हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड, माउस, रैम ये किस पीढ़ी में उपयोग में लाए गए। ठीक है, ये तीसरी पीढ़ी में उपयोग में लाए गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथी पीढ़ी। बात करते हैं चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी 1976 से लेके 1990 तक थी। इसमें हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। ठीक है, इसमें हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, जिसे VLSI कहते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अब इसको हम बाद में देखेंगे। और सॉफ्टवेयर में सी भाषा और यूनिक्स का यूज हुआ। ठीक है, सॉफ्टवेयर में सी भाषा और यूनिक्स का यूज हुआ। और मेमोरी मेमोरी अब मैग्नेटिक डिस्क हटा के सेमी कंडक्टर की मेमोरी बनने लगी। ठीक है, अब यहाँ सेमी कंडक्टर की मेमोरी यूज होने लगी। गति नैनो से बढ़ के पीको हो गई। इसमें गति क्या हुई, पीको तक पहुंच गई थी। ठीक है, इसमें जो प्रयोग में आए वो लैन, मैन, वैन, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मैंने पर, और ये मैन, वैन और विंडो और डॉस का यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पे विंडोज और डॉस उपयोग में आने लगे थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी जो 1990 से शुरू होकर अभी तक है, यानी अभी तक ये चल रही है। इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, लेकिन ये ULSI का यूज हुआ, मानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये VLSI है, ये ULSI है। ठीक है, तो हार्डवेयर में V के बजाय ULSI का यूज हुआ। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसा हुआ, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया, सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया आ गया। और मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क की यूज होने लगी। ठीक है, मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क यूज होने लगा। और गति इसकी 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा तेज हो गई, यानी कि काफ़ी हाई स्पीड हो गई। और इसमें जो प्रयोग में आए वो लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बहुत पूछा जाता है कि AI कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता है, तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बात करते हैं आईसी की। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार 1958 में हुआ था। आईसी का आविष्कार 1958 में हुआ था और जैक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। 1958 में जैक किल्वी के द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बनी किसकी होती है, तो आईसी सेमी कंडक्टर्स की बनी होती है। ठीक है, ये आईसी सेमी कंडक्टर्स की बनी होती हैं। सेमी कंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों में से किसी की बनी होती है। ठीक है, मैक्सिमम केस में सिलिकॉन की बनती हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ME हॉफ ने किया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, ME हॉफ ने किया था। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर 3 तरह का होता है, जिसको बोलते हैं SSI, VLSI, ULSI। ठीक है, SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें जो आईसी मतलब चिप यूज होती हैं वो बहुत कम यूज होती हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में कम चिप यूज होती हैं। VLSI में VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें चिपों की संख्या स्मॉल के मुकाबले बढ़ जाती है। और होता है ULSI, इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चिप का यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग में लाया गया था। और ULSI ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब बात करते हैं आकार के आधार पर, मतलब साइज के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, यानी कि
बहुत सारे माइक्रो मिलके एक मिनी कंप्यूटर बनाते हैं, तो मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होता है। बहुत सारे मिनी मिलके एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाते हैं, तो मेन फ्रेम मिनी से बड़ा हुआ। और बहुत सारे मेन फ्रेम मिलके एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक है, इस साइज को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सैमोर क्रे ने किया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सैमोर क्रे ने किया था। और पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था सीडैक कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इसे सीडैक कंपनी ने बनाया था। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है सुपर कंप्यूटर का? तो सुपर कंप्यूटर का कार्य होता है मौसम की भविष्यवाणी करना, और अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कार्य पद्धति के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो दाब, ताप और लंबाई इस तरह की चीज़ें नापते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि आप जो घड़ी आती है, आपने घड़ी देखी होगी। घड़ी 2 तरीके की आती है। एक घड़ी होती है जो सुई वाली होती है, जिसमें सुई रहती है और वो चलती रहती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो एनालॉग होती है। और अब एक डिजिटल घड़ी आने लगी है, ठीक है, जिसमें नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होती है? वो डिजिटल घड़ी होती है। ये बाइनरी नंबर पे काम करती है, 1 2 3 ऐसा रहता है। ठीक है, और उसके बाद होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि एनालॉग और डिजिटल मिलाकर हाइब्रिड बनता है। ठीक, कैसे? जैसे पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा वहाँ पे सुई भी लगी होती है जो डीजल दिखाती है, ये पेट्रोल की मात्रा को दिखाती है। और डिजिटल जो, और उसका जो प्राइस होता है वो डिजिटल चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के वर्गीकरण हो चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम देख भी सकते हैं और साथ में छू भी सकते हैं। ठीक है, जैसे एक कंप्यूटर रखा है, मान लीजिए आपने कहीं कहीं भी देखा होगा, आपके घर में कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के बगल में CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है कि नहीं, UPS भी होता है। ये सब सारी चीज़ें मिला के एक कंप्यूटर पूरा पूरा एक कंप्यूटर का निर्माण करती है। तो उसमें से कौन सी चीज़ें हार्डवेयर हैं और कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो हार्डवेयर क्या होता है? आप पूरे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सब चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, अब इस हार्डवेयर के भी 3 पार्ट होते हैं। हार्डवेयर के 3 पार्ट होते हैं। तो ये, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, कुछ चीज़ें आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, और कुछ चीज़ें इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनको समझते हैं विस्तार से। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है? ठीक है, अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है। इनपुट वो चीज़ें होती हैं, इनपुट वो डाटा होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर में सर्च करते हैं। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डाटा देते हैं या कुछ सर्च करते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हम कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं। ठीक है, तो कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके द्वारा कोई भी डाटा हो, कोई फ़ोटो हो या कुछ भी हो, हम कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं या कंप्यूटर को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस ये होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर हमें कोई चीज़ देता है। जैसे मॉनिटर पे हमें कंप्यूटर हर चीज़ दिखाता है, प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर हमें प्रिंट देता है, स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर हमें साउंड सुनाता है। तो ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर हमें कोई चीज़ देता है, तो क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती हैं। और ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, कोई भी डाटा, कोई भी शब्द, तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं। ठीक, आप इनको देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस है, AMICR है, OCR है, ठीक है, OMR है,
जॉयस्टिक है, ठीक। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं इनपुट डिवाइस, ठीक। ये क्या हो गई, ये इनपुट डिवाइस होती हैं। और देखते हैं जैसे कीबोर्ड है, ठीक, जैसे कीबोर्ड है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर ने, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर ने, ठीक। और कीबोर्ड जो है वायर और वायरलेस दोनों आते हैं, ठीक है। कीबोर्ड कैसे आते हैं, कीबोर्ड वायर वाले भी आते हैं और कीबोर्ड वायरलेस भी आते हैं। और बात करें कीबोर्ड में बटन कितनी होती हैं, तो कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं, जो मानक कीबोर्ड होता है। और वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कीबोर्ड आने लगे हैं जिसमें 101 से लेके 120 बटन होती है, लेकिन आपको मानक याद रखना है, मानक कीबोर्ड में 104 बटन होती है, ठीक है। बात करते हैं माउस की, तो माउस क्या है, माउस का आविष्कार कौन किसने किया था, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस ने, ठीक है। माउस का आविष्कार किया था डगलस ने। और माउस को क्या बोलते हैं, इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि जब आपने देखा होगा कि माउस को स्क्रीन पर देखते हैं तो ये तीर के समान ऐसे बना होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और माउस में 3 बटन होती हैं, माउस में कितनी बटन होती हैं, माउस में 3 बटन होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। एक लेफ्ट की साइड होती है, जैसे माउस कैसे होता है, माउस कुछ इस आकार में ऐसे ऐसे बना होता है माउस, माउस कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसमें 3 बटन होती है, ये लेफ्ट की हो गई, ये राइट की हो गई, और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार लगा होता है, ठीक है, एक बॉल लगी होती है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाली बटन होती है, अब किसी एप्लीकेशन पे अगर हम तीर ले जाके इस लेफ्ट वाली बटन को एक बार दबाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर लेफ्ट वाली को हम 2 बार दबा देते हैं टिक टिक करके, तो क्या होता है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर उस एप्लीकेशन को हमें डिलीट करना है या कट करना है या रिनेम करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिर राइट बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया? और जो यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पे एक जो बटन लगी होती है, इसका काम क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे करने का काम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, पेज को ऊपर और नीचे करता है, ठीक। ये हो गया माउस के बारे में। और MICR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है और इन सब में से एक न एक फुल फॉर्म आने ही वाला है, ठीक है। MICR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है बैंक की जो चेकबुक होती है उसको रीड करने में MICR का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला, OCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है जैसे ये लाइन लिखी है, अगर इस लाइन को अमेरिकन स्टैंडर्ड में चेंज करना हो तो उसका तो OCR का यूज किया जाता है। तो OCR का यूज कहाँ किया जाता है, किसी भी लाइन को, किसी भी अक्षर को अमेरिकन स्टैंडर्ड में बदलने के लिए। एक अमेरिकन स्टैंडर्ड एक भाषा होती है ASCII, उसको हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें चेंज करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है OMR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको जानते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें चेक करने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं जॉयस्टिक की, तो जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ होता है, गेम खेलने में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। तो ठीक, अगला क्या है, स्कैनर, ठीक है, अगला क्या है, स्कैनर। तो जब स्कैनर का मतलब आप जानते ही, कोई चीज़ स्कैन करने के लिए किया जाता है, तो ये हमें 2 तरह के फॉर्मेट देता है, यानी कि जब हम कोई चीज़ स्कैन करते हैं तो ये हमें 2 ऑप्शन देता है उसे सेव करने के लिए। आप उसे PDF में सेव करना चाहते हैं या JPEG फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
अब जेपीईजी फॉर्मेट हम क्या सेव करते हैं, जब हमें फोटो और सिग्नेचर सेव करनी होती है तो हम जेपीईजी फॉर्मेट का यूज करते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है हमने देख लिया। कुछ आउटपुट डिवाइस देखते हैं कौन से हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप जानते ही हैं, प्रोजेक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वीडियो को पर्दे पर देखने के लिए प्रोजेक्टर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं, जैसे मॉडेम, हेडसेट, फैक्स और स्क्रीन। स्क्रीन जैसे बात करें एटीएम की स्क्रीन। ठीक है, और जो ये फैक्स होता है, फैक्स फैक्स में स्कैनर और प्रिंटर दोनों होता है। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट है और स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर इनपुट होता है। ठीक है, तो ये फैक्स क्या करता है, ये दोनों का काम करता है। ठीक है, हेडसेट, हेडसेट जैसे आपका ईयरबड, ईयरबड में आप बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, तो यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। इसी तरीके मॉडम भी होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। तो मॉडम के बारे में हम इंटरनेट में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फॉर अबे जीरोक्स। ठीक है, फॉर अबे जीरोक्स। बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के द्वारा हम क्या करते हैं, हमें हार्ड कॉपी मिलती है, यानी कि कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं, प्रिंटर हमें हमेशा हार्ड कॉपी देता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो भी स्क्रीन पर हम देखते हैं, जैसे आपने स्क्रीन पे अपना रिजल्ट देखा तो सॉफ्ट कॉपी होती है, लेकिन आप उसे प्रिंट कर लिए तो क्या हो गई, हार्ड कॉपी हो गई। तो प्रिंटर हमें हमेशा हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, प्रिंटर दो तरह के होते हैं। ठीक, एक इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको बोलते हैं, और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, तो कागज के संपर्क में आके प्रिंट करता है। जब भी कोई चीज़ प्रिंट करता है कि कागज के संपर्क में आकर उस चीज़ को प्रिंट करता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये बिना कागज के संपर्क में आए प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये कागज के संपर्क में नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि जो एक बार में एक अक्षर प्रिंट करे, ये सिर्फ एक अक्षर को एक बार में प्रिंट करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। और लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करे। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लाइन प्रिंटर। ठीक, अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो हमें रेलवे में यूज होता है। ठीक है, रेलवे में जो यूज होता है उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। ठीक, डीएमपी वो एक कैरेक्टर प्रिंटर है। और होता है, एक होता है डीएसपी, डीएसपी जिसके डेली व्हील्स प्रिंटर कहते हैं। ठीक, ये भी डॉट क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। अच्छा, लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, एक आता है चैन प्रिंटर और एक आता है ड्रम प्रिंटर। ठीक, चलिए अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो बिना कागज के संपर्क में आए प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है पेज प्रिंटर, यानी कि पहले एक कैरेक्टर प्रिंटर, फिर लाइन प्रिंटर, फिर पूरा पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या होता है, एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। ठीक है, एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर कहाँ, एटीएम में यूज होता है। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता, यानी कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में नापते हैं, तो प्रिंटर की क्वालिटी हम नापते हैं डीपीआई में। ठीक है, प्रिंटर की क्वालिटी डीपीआई में नापी जाती है। ठीक है, और डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच। तो डॉट पर इंच जितना अच्छा होगा प्रिंटर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। एक होता है मोनो प्रिंटर। ठीक है, एक क्या होता है, मोनो प्रिंटर। मोनो प्रिंटर क्या होता है, एक रंग में प्रिंट करें। ठीक है, ऐसे प्रिंटर जो एक ही रंग में सारे प्रिंट को करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनो प्रिंटर। और एक होता है कलर प्रिंटर, जो एक से अधिक रंगों का यूज करता है प्रिंट करने में, उसको क्या बोलते हैं, कलर प्रिंटर। ठीक, ये हो गई प्रिंटर की बात। चलिए अब बात करते हैं दूसरे आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो है मॉनिटर। ठीक है, बात करते हैं मॉनिटर का। तो देखिए, मॉनिटर का काम क्या होता है, तो सूचनाओं को देखने में मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भी सूचनाएं होती हैं उसको हम कहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर में,
मॉनिटर पर देखते हैं। ठीक है, तो सूचनाओं को देखने में मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मॉनिटर देखो, बिंदुओं के मिलाने से पिक्सल बनता है और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा, जिससे रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आपने यूट्यूब वीडियो देखा होगा, जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वीडियो की क्वालिटी देता है 360 की, 480, 720, उसके आगे पी मतलब पिक्सल्स लिखा होता है। तो जितना अच्छा पिक्सल्स होगा, आप जितने ज़्यादा पिक्सल्स बढ़ाते हैं, 360 से आप 480 करते हैं, 480 से 720 करते हैं, 720 से आप 1080 करते हैं, तो क्वालिटी वीडियो की उतनी अच्छी होती जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मॉनिटर का आकार डायगोनली नापा जाता है। ठीक है, जब हम सुनते हैं ना मॉनिटर को देखते हैं, कोई टीवी 22 इंच का है, 23 इंच का है, तो वो जो इंच नापा जाता है वो कैसे नापा जाता है? मॉनिटर को कभी ऐसे नहीं नापा जाता है, मॉनिटर को हमेशा डायगोनली इस तरह से नापा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य नाम, तो मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको वीडीयू कहते हैं, यानी कि मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर को वीडीयू भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अच्छा मॉनिटर चार तरह के होते हैं। ठीक, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चारों के नाम हैं और इनका फुल फॉर्म है। आपको चारों के नाम याद करने हैं और इनका फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इन चारों का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो पहला क्या है? CRT, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ये सबसे पुराना मॉनिटर है। जैसे कि आप सबने देखा होगा, टीवी भी देखा होगा, कि जो पहले टीवी आते थे वो बड़े से होते थे, पीछे बड़ा सा निकला रहता था, है ना? तो वही है CRT। दूसरा है सी LCD। ठीक है, दूसरा क्या है? LCD, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, दूसरा क्या है? LCD, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। LED। ठीक है, ये क्या है? LED, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड एमिटिंग डायोड। सॉरी, LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। चौथा है TFT, इसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चारों क्लियर हो गए? आप इनका नाम याद रखिए और इनका फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोगों ने हार्डवेयर पढ़ लिया है, अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को निर्देश देते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, ये सब क्या है? ये हमारा हार्डवेयर है। और हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, हमारा मन है, ये है सॉफ्टवेयर। सेम इसी तरीके कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर के बाहर के प्रोग्राम जो भी होते हैं, जैसे मॉनिटर है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो अंदर के प्रोग्राम होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, हमारे शरीर के तरीके। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई? और जो हमारा हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, इसे चलाता कौन है? इसे चलाती है हमारी आत्मा, हमारा मन। ठीक है, सेम उसी तरीके जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर की आत्मा, ये एक सॉफ्टवेयर का काम करती है, और हमारा हाथ पैर क्या है? ये हार्डवेयर का काम करता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को निर्देश देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इनको हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या होते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो जिसके बिना कंप्यूटर काम ना करे उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है, बिना एंड्रॉयड के मोबाइल काम नहीं करेगा। ठीक, इसी तरीके अगर कंप्यूटर में विंडो ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है,
जैसे विंडोज़ हो गया, एमएस डॉस हो गया, यूनिक्स है, आईओएस है और एंड्रॉयड है। ठीक है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे ऐप्स होते हैं, हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, हम रखते हैं। कुछ ऐप्स होते हैं पेमेंट के लिए होते हैं, कुछ एडिटिंग के लिए होते हैं, कोई कैमरा होता है कि नहीं। ये सारे ऐप्स क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे ऐप्स हो गए, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाना। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो उसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? एंटीवायरस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर है, ये सब क्या करते हैं? कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तीनों क्लियर हुए। तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के हुए: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी दो तरीके का होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ट्रांसलेटर। ठीक है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्या होता है? ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी होते हैं। यानी कि किसी यूजर को, जैसे आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो अगर उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तभी आप उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या काम करता है कि कंप्यूटर को और यूजर को, काम करने वाले को, एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर का मतलब ये बदलता है। ट्रांसलेटर ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। यानी कि जैसे हम, मान लीजिए आप कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में कोई चीज़ सर्च करते हैं। जैसे आप सर्च करते हैं कि मुझे ताजमहल के बारे में बताओ, तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा यानी कि जीरो और एक की भाषा को समझता है। वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन आप उससे क्या पूछ रहे हो? हाई लेवल लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर क्या करता है? पहले हाई लेवल लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, फिर इस चीज़ को समझता है और उसको फिर प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद फिर से वो हाई लेवल लैंग्वेज में उसको बदलता है और आपको दिखाता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो ये काम कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है। ठीक है। तो जैसे लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? निम्न स्तरीय भाषा बोलते हैं। कौन कौन सी हैं? एक होती है मशीन भाषा और दूसरी होती है असेंबली भाषा। ये दोनों भाषा लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ठीक। अच्छा, ये जो ट्रांसलेटर होता है, ये भी तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? ये होता है एक कंपाइलर, एक असेंबलर और एक इंटरप्रेटर। ठीक है। अभी क्या होते हैं तीनों, हम इनको देख लेते हैं कि तीनों क्या होते हैं। जैसे बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में बदलता है। इसका कहने का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए पूरा एक पेज लिखा हुआ है, कि ये पूरे पेज को एक ही बार में बाइनरी भाषा में बदल देता है। ठीक है। और ये जो असेंबलर है, ये क्या काम करता है? असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है। ये दोनों भाषाएं क्या है? लो लेवल लैंग्वेज भाषा है, जैसे कि निम्न स्तरीय भाषा है। तो असेंबलर जो है, जो असेंबली भाषा है, इस असेंबली भाषा को क्या करता है? मशीनी भाषा यानी बाइनरी भाषा में बदलने का काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। ये क्या काम करता है? ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। जैसे जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में बाइनरी भाषा में बदल देता है। और इंटरप्रेटर ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। ठीक है। इतना हो गया। ठीक। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एम एस डॉस। एम एस डॉस क्या है? एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। एम एस डॉस और एम एस विंडो, ये दो बहुत यूज किए जाते हैं। जैसे बात करते हैं एम एस डॉस की पहले। ठीक।
MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS का फुल फॉर्म होता है। और 1981 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। MS DOS 1981 में पहली बार लॉन्च हुआ था और ये TUI या CUI पर काम करता है। ये क्या होता है? TUI का मतलब होता है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि ये सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हैकर्स होते हैं या जो कोडिंग करते हैं, उनकी तो देखा होगा स्क्रीन काली होती है और उस पर वो कीबोर्ड से सिर्फ लिखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो वाली स्क्रीन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? MS DOS बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? सिर्फ टेक्स्ट से, मतलब जो यूजर है वो सिर्फ वहाँ पे टेक्स्ट यूज कर सकता है, कोई इमेज या कोई फाइल नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं होता है। ठीक, इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं करता है। माउस भी कार्य नहीं करता है, इसमें सिर्फ हम कीबोर्ड से काम कर सकते हैं और एक बार में सिर्फ एक विंडो ओपन होती है। MS DOS में सिर्फ एक बार में एक विंडो ओपन होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए देख लेते हैं विंडो के बारे में। ये क्या है? MS विंडोज़। विंडोज़ के बारे में आप सुने होंगे, आप इस पे काम भी किए होंगे, जैसे विंडो 10 है, 12 है। ठीक है, तो विंडोज़ 1983 में पहली बार लॉन्च हुआ था। विंडोज़ 1983 में पहली बार लॉन्च हुआ था और ये GUI पर काम करता है, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे काम करता है। ठीक है, और इसमें मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, यानी कि ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है और इसमें माउस और कीबोर्ड दोनों के साथ काम कर सकते हैं और एक से ज़्यादा विंडो ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप यूट्यूब चलाते हुए भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बग। बग क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर में गलती, यानी अगर सॉफ्टवेयर में कोई गलती है तो उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। डीबगिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर में जो गलती है उस गलती को सुधारने को क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में गलती सुधारना डीबगिंग कहलाता है। और पैच क्या होता है? गलती को सही करने वाला, यानी कि जिसने भी उस गलती को सही किया उसको क्या बोलते हैं? पैच बोलते हैं। यानी कि गलती गलती को बग बोलते हैं, गलती को सही करना डिबगिंग, और सही करने वाला प्रोग्राम पैच कहलाता है। ठीक है, और इंस्टॉल क्या होता है? इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर यानी कि हार्ड डिस्क में कॉपी करना ही इंस्टॉल कहलाता है। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई ऐप है, जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में बहुत सारा ऐप क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो ठीक है, उसी तरीके कंप्यूटर में भी कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉल बोलते हैं। अनइंस्टॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से रिमूव करना या डिलीट करना अनइंस्टॉल कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस क्या होता है? वायरस एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा कि मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो हाथ पैर हैं ये सब हैं, ये क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं और जो हमारा अंदर की आत्मा और मन है ये सॉफ्टवेयर हैं। तो जब हमारे शरीर में कोई वायरस घुसता है, मान लीजिए जैसे कि कोरोना हमारे शरीर में जब आया था, तो वो कोरोना हमारे शरीर में घुसने के बाद उसने हमें अंदर से इफेक्ट किया था, लोगों को कमजोर कर रहा था, ना कि लोगों के हाथ पैर काट रहा था। ये तो नहीं कर रहा था ना, कोरोना सिर्फ अंदर से लोगों को कमजोर कर रहा था, उनके हाथ पैर नहीं काट रहा था। तो इसी तरीके वायरस भी होता है। और वायरस क्या होता है? इसी तरीके कंप्यूटर का वायरस भी होता है। यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। जब ये कंप्यूटर के अंदर जाता है तो ये हार्डवेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और ये यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है, यानी कि ये बिना आपकी इजाज़त कंप्यूटर में घुसता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, यह मेमोरी या इंटरनेट से फैलता है। तो ये मेमोरी से भी फैलता है और इंटरनेट से भी फैलता है। इंटरनेट से फैलता है, आपने कोई साइट्स ओपन की, हो सकता है उससे आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में आ जाए। मेमोरी, जब आप किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई सीडी लगाते हैं, तो हो सकता है उसमें वो वायरस हो और वो आपके कंप्यूटर को इफ़ेक्ट कर जाए। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई? चलिए, यह हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। एक वायरस है क्रीपर, एक वायरस है क्रीपर, सबसे पहला खोजा गया वायरस। क्रीपर क्या है? ये सबसे पहला खोजा गया वायरस है, ठीक है। इसे 1971 में टॉमिल्सन ने बनाया था। इस वायरस को 1971 में टॉमिल्सन ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ वायरस के नाम दिए हैं, आप इनको याद रखिएगा। जैसे माइकल एंजिलो एक वायरस है, माइडूम ये भी एक वायरस है, कोलंबस, जेरूशलम, सी ब्रेन, आई लव यू, ये सारे क्या हैं? जो वायरस के नाम हैं, ठीक है। आप इन्हें याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ वायरस हैं जो अपनी कॉपी स्वयं बना लेते हैं, यानी कि आप कंप्यूटर में जाएंगे तो अपने मल्टीपल कॉपियाँ बना लेते हैं, ठीक। तो कौन कौन से हैं? जैसे मालवेयर है, वार्म है, स्पाईवेयर है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक। उसका एग्जाम्पल है ट्रोजन हॉर्स, ठीक। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस, अब वायरस है तो उसका तोड़ भी होगा, एंटीवायरस तो वायरस से बचने के लिए, ठीक है। वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ एंटीवायरस के हम नाम बता रहे हैं, आप उन्हें याद रखिए, ठीक है। MCAFE एक एंटीवायरस है, कैस्पर इसका एक एंटीवायरस है, एवेस्ट है, AVG है, नॉर्टन है, 360 सिक्योरिटी है और क्लीन मास्टर है। ये सब एक एंटीवायरस है, ठीक है। आप इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, पूछ लेगा इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, ठीक है। आप इनके नाम याद रखिएगा। और फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी अगली वीडियो आपको कल मिलेगी इसी चैनल पर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।